हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। स्वागत है आप सभी का यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 2। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे इस टॉपिक के अंदर कई सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, उन सभी के एमसीक्यूज आज सॉल्व करेंगे, जिससे आपने जो पढ़ा है वो तैयारी आपकी और अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, पारंपरिक खाद्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? और इसका ऑप्शन नंबर 1 है जेनेटिकली मॉडिफाइड घटकों से बना हुआ खाना। ऐसा भोजन जो पीढ़ियों से स्थानीय संसाधन और पारंपरिक तकनीकों से बनाया गया हो। आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों से निर्मित भोजन या फिर सजावटी रेस्टोरेंट्स में परोसा गया भोजन। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ाते समय आपको बताया था पारंपरिक खाना यानी कि ट्रेडिशनल फूड ये वो खाना होता है जो दादी और नानी के हाथ से बना होता है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स ना के बराबर होते हैं, केमिकल ना के बराबर होते हैं और ये पूरा हेल्दी खाना होता है। क्या कहते हैं? हेरिटेज फूड। और बेटा इंडिया में एक संस्था है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फूड है उसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है ईट राइट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत का पारंपरिक खमीरित यानी कि फर्मेंटेड फूड है? इडली, पनीर, खीर और पुलाव। हमारा ये टॉपिक है भारत के पारंपरिक भोजन, है ना? तो इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, इडली। कैसे? ये जो खाना रहता है बेटा, इसमें राइस और आपकी दाल, इन दोनों को पीस कर रात में घोल बनाकर रख दिया जाता है और इस घोल को रात भर फर्मेंट किया जाता है। ये प्रक्रिया बेटा किसके द्वारा होती है? ये होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है बेटा, ये खाना न केवल टेस्टी होता है, आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया रहती है ये नेचुरल रहती है, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो पाती है और आपको विटामिन B12 पोषक, ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी आपको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हल्दी सामान्यतः घरों में पाई जाती है। यह एक पारंपरिक भारतीय मसाला है जिसमें सामान्यतः कौन सा बायो एक्टिव यौगिक पाया जाता है? ध्यान से पढ़ना, अच्छा सवाल है। लाइकोपीन, करक्यूमिन, कैप्सेसिन या एलिसिन। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, करक्यूमिन। हल्दी जो है बेटा ये एक एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है। ठीक है, आप याद रखना, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं, आपके कहीं सूजन आ गई हो उस पर लगा देंगे तो वो सही हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है बेटा इसमें कई सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, हल्की फुल्की बीमारियों को इससे ठीक कर देती है। ठीक है बेटा, तो करक्यूमिन है बेटा ये हल्दी को एक बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल फूड बना देता है, फंक्शनल फूड बना देता है। ठीक है, एक संगठन है बेटा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ घोषित किया हुआ है। अब कहोगे ये क्या है बेटा? इसका ये क्वेश्चन एक आ चुका है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था कि GRAS क्या है? जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, है ना? ये हल्दी को WHO ने घोषित किया है ऐसा, यानी कि ये सामान्य पर्पज़ से, यानी कि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एक फंक्शनल फूड है। इससे बहुत सारी चीज़ें बेटा आपको होती हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा पारंपरिक खाद्य का उपयोग आयुर्वेद में एक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है? औषधि गुणों के रूप में किया जाता है। ये ऑप्शन आपका समोसा, छाछ या मट्ठा, नान या पिज़्ज़ा। आपको देख के ही समझ आ रहा होगा क्योंकि हम ट्रेडिशनल फूड पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उसके हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ट्रेडिशनल फूड आपको इसमें एक ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी। याद रखना, ये कैसे प्राप्त होता है छाछ? ये बेटा दही से, और दही आपको दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें बेटा प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? प्रोबायोटिक्स। अगर आपने सुबह
आपने कभी पैकेट वाला अगर छाछ पिया होगा तो उस पर भी प्रोबायोटिक लिखा रहता है। ये प्रोबायोटिक बेटा क्या होते हैं, ये कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हम उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अच्छे बैक्टीरिया उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, बहुत टाइम लगता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट, ये बॉडी में दोनों की ही मात्रा को इसको बढ़ाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और बॉडी को ये कूलिंग भी देते हैं। इतना याद रखना। ठीक है बेटा, छाछ में एसिड बैक्टीरिया, और अगर आपसे कुछ अगर इससे भी अगर डिटेल में आपसे पूछ ले, छाछ में बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी आंत इंटेस्टाइन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। नंबर 5 पे चलते हैं। पारंपरिक खाद्य संरक्षण, पारंपरिक खाद्य संरक्षित प्रिजर्व रहने का एक प्रमुख कारण क्या है? उसमें केवल चीनी का होना, कृत्रिम रंग का होना, उसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और फर्मेंटेशन होना, या फिर उसको डीप फ्राई किया जाना। तो याद रखना, इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट और फर्मेंटेशन पाया जाता है। पारंपरिक खाद्यों को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए प्राकृतिक विधियां, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ड्राई करना, सुखाना, या फिर उसका फर्मेंटेशन, खमीरीकरण करना, इसके अलावा मसालों का प्रयोग करना, तेल का प्रयोग करना, है ना बेटा, इनसे इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है और जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनसे सुरक्षा मिलती है। वो नेचुरल रूप से प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो कौन कौन से, हमारे सॉल्ट है, हमारा चीनी है, इसके अलावा बेटा नींबू है, इनको आप याद रखना। ठीक है, फर्मेंटेशन स्वयं में भी बेटा एक सेल्फ प्रिजर्वेशन टेक्निक ही होती है ना, इसको भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। थेंचो और सिद्धू, थेंचो और सिद्धू ये पारंपरिक खाद्य पदार्थ किस राज्य से संबंधित हैं? इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। याद रखना बेटा, थेंचो और सिद्धू ये हिमाचल प्रदेश के ये स्थानीय फूड है। ये जो सिद्धू है ना बेटा, ये आटे से बनी एक भरवा रोटी टाइप से होती है। जैसे कि पराठा होता है ना, इसके अंदर हम आलू वगैरह फिलिंग करते हैं, ऐसी ही भरवा रोटी रहती है, लेकिन इसको बेटा किससे, भाप से पकाया जाता है। ठीक है, और याद रखना, ये क्षेत्रीय स्तर पे इसको शायद इस क्षेत्रीय स्तर पे इसको जीआई टैग भी प्राप्त है वहाँ का। ठीक है, ये पारंपरिक खाने बेटा जो भी रहते हैं, इनकी सांस्कृतिक अपनी पहचान रहती है, इसको बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। दाल बाटी चूरमा किस राज्य का पारंपरिक खाना है? बता सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं बेटा इसको और आपको डिटेल में समझा दूंगा। इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाएगा। याद रखना बेटा, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन है, और इस खाने को बेटा इसको परफेक्ट थाली कहते हैं। मैं बता दूंगा क्यों कहते हैं परफेक्ट थाली, इसको कहते हैं क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, दाल होती है, बाटी होती है, और इसमें बेटा चूरमा होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्यों बोलते हैं। ये बेटा जो दाल है, ये दाल में होता है बेटा प्रोटीन, बाटी क्योंकि आटे से बनी रहती है, आटा गेहूं से बना रहता है, और गेहूं में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चूरमा बेटा इसमें अच्छी मात्रा में घी डला होता है। ठीक है, इससे हमको प्राप्त होता है फैट। हमारी बॉडी को सामान्य तौर पे क्या चाहिए बेटा, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और हमको फैट चाहिए होता है, और हमको चाहिए होते हैं विटामिन्स। अब देखो बेटा, जब दाल बनेगी तो दाल में आप क्या डालोगे, टमाटर भी डालोगे, मिर्ची भी डालोगे, और भी चीज़ें डालोगे, उनसे भी हमको, हरी सब्जियां भी आप डालोगे, उनसे हमको विटामिन प्राप्त होगा, इसीलिए इसको पूर्ण थाली इसको बेटा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक खाद्य पदार्थों की महत्ता के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, ऑप्शन बताएं। अच्छा, पूछ रहा है क्यों जरूरी है पारंपरिक खाद्य पदार्थ, बताइए। केवल स्वाद के लिए, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इनमें पोषण और सांस्कृतिक मूल्य दोनों होते हैं, इनका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ये त्योहारों तक सीमित होते हैं। तो बताइए, आपको देख के ही समझ आ गया होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बेटा पोषण भी होता है और सांस्कृतिक मूल्य दोनों ही होते हैं। ये जो खाने रहते हैं, ये फसल चक्र से भी जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है बेटा, फसल चक्र कैसे, आपको पता होगा, हमारे यहाँ रबी की फसल होती है और हमारे यहाँ खरीफ की फसल होती है। ये मौसम के अनुसार बदलती हैं। ये जब इनकी बेटा बुवाई होती है तब मौसम अलग होता है ना, और जब इनकी कटाई होती है तब इनका मौसम अलग होता है, दोनों का ही, है ना। तो याद रखना बेटा, जब जैसा मौसम होता है वैसा खाना नेचर हमको स्वयं अपने आप ही देता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी इसको याद रखना, पर्यावरण में भी सामंजस्य ये बिठालता है, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा चलते हैं।
पारंपरिक खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? इनका विपणन कठिन होता है, इनका कोई पोषण मूल्य नहीं होता, इसमें स्थानीय सामग्री व सुरक्षित विधियाँ होती हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कोई मान्यता बेटा नहीं होती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल अगर मैं आपको बताऊँ तो समझ लीजिए बेटा, पारंपरिक खाने रहते हैं, स्थानीय रूप से उपलब्ध रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, इडली सांभर की बात करेंगे तो आपको साउथ इंडियन फूड है, साउथ इंडिया में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। और याद रखना बेटा, फिर से ये नाम आएगा आपको, फसाई इसको बोल सकते हैं, FSSAI, है ना। ये इसके द्वारा ये जो ट्रेडिशनल फूड है इनको प्रमोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। इसके अलावा ईट राइट इंडिया, ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कंजक पूजन ये आपने सबने सुना होगा, सबके यहाँ होता है। परोसा जाने वाला काला चना और हलवा, ये किस प्रकार के खाद्य का उदाहरण है? ठीक है बेटा, बताइए। आयातित फूड, प्रोसेस्ड फूड, धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ पारंपरिक भोजन। तो ऑप्शन नंबर आपको सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लेकिन ये सवाल क्या इतना आसान आएगा? इसमें थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, आपको लगेगा ये किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो बड़े ये आसान है या कुछ भी हैं। तो देखो बेटा, हमारा ये जो टॉपिक है इसमें है पारंपरिक फूड, और पारंपरिक फूड में भी फूड साइंस से रिलेटेड क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और ऐसे कई क्वेश्चंस पहले पुराने पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप करते जाइए, और क्वेश्चंस की चिंता आप ये मत करना कि क्या इतने ही क्वेश्चंस बस मिलेंगे। इसके बाद आपको टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चंस हर टॉपिक के वो भी हम पूरे करा देंगे, जिसकी वजह से आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कई सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको सीधे के सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने की संभावना होगी। इसमें हमने पढ़ा, देखो बेटा, धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है। जब नवरात्रि वगैरह होती हैं तब उस समय पे हम कंजक पूजन, ये 9वें दिन हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, खाने में परोसे जाने वाले जो काले चने रहते हैं और ये जो हलवा है, इसमें अब बताओ, ये जो परसा जाता है बेटा ऐसे ही नहीं है। पुराने टाइम में जब से ये शुरू हुआ होगा तब भी उनको ये पता होगा कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है। काला चना आपको पता है भरपूर प्रोटीन इसमें होती है, और हलवा में भरपूर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसकी वजह से ये है। और आप याद रखना, ये ये संस्कृति परंपराओं को तो आगे बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ ये पोषण का भी ध्यान रखते हैं। इनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इनमें कोई केमिकल नहीं होता, आसानी से ये हमारे आसपास ही उगाए जाते हैं, और उससे आसानी से हमको ये प्राप्त हो जाते हैं बेटा। ठीक है, और ठीक है बेटा, अब हमारा देखिए, ये हमने पारंपरिक फूड के अभी हमने 10 क्वेश्चंस किए। इसके बाद आगे का एक जो टॉपिक है, फूड फोर्टिफिकेशन की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, भारत में किस पोषक तत्व का फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी किया गया है? व्हीट फ्लोर और राइस दोनों में। ठीक है बेटा, आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन, विटामिन ए, आयरन और फॉलिक एसिड, या फिर जिंक। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और फॉलिक एसिड। सबसे पहले तो ये जो फोर्टिफिकेशन, ये जो बात की जा रही है, ये है आपकी 2021 में PM मोदी के द्वारा एक योजना घोषित की गई कि ये बेटा जो PDS होता है, PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मिड डे मील MDM इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोला बेटा, देखिए 2021 में PM मोदी के द्वारा PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ICDS और MDM यानी कि मिड डे मील योजना, इन तीनों ही योजनाओं के अंतर्गत अब यहाँ पे चाहे राइस मिले, आटा मिले, इन सब में फोर्टिफिकेशन इनमें करना पड़ेगा। फोर्टिफिकेशन का मतलब बेटा मैं आपको टॉपिक में समझा चुका हूँ कि ऐसे कोई भी खाने जिनके अंदर और न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर देना, उसके अंदर विटामिन ऐड कर देना, उसके अंदर और जितने मिनरल्स हैं वो यूज़ करना, इनसे खाने को और एनरिच कर देना, इसको ही बेटा फोर्टिफिकेशन कहते हैं। चावल में बेटा यहाँ आयरन मिलेगा आपको, फॉलिक एसिड मिलेगा देखने को, और B12 विटामिन देखने को मिलेगा। व्हीट फ्लोर में भी अब देखिए कि सरकार जो गरीब लोगों को या जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको जो खाना प्रोवाइड कराती है, अनाज हो या राइस हो, उन सब में बोला गया कि फोर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया था।
और उसमें भी बेटा क्या बोला, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B2 होना चाहिए। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे एक मुझे याद आ रही है, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है बेटा। इसके अलावा पोषण अभियान, ये पोषण है ना, इसका भी फुल फॉर्म है। पी से बेटा प्राइम मिनिस्टर्स, ओ से हो जाएगा आपका ओवर रीचिंग, और एस से बेटा स्कीम है, एच से हॉलिस्टिक है, और एच ए से होलिस्टिक है, और एन से है बेटा नॉरिशमेंट, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको पता होगा क्यों किया जा रहा है। अच्छा, इसमें क्यों आयरन मिलाया जा रहा है, थोड़ा सा सोचिए। देखिए बेटा, अगर आयरन की कमी खाने में होगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, और खून की कमी हो जाएगी बेटा तो खून तो बॉडी का फ्यूल है, इसी से तो बॉडी चलती है। इसका मेन काम रहता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना। ऑक्सीजन क्या करती है, सेल के अंदर बेटा, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है आपका ये बेटा टूटता है, और इसी से आपको एनर्जी प्राप्त होती है। तो सोचिए, अगर आयरन नहीं होगा तो कितनी सारी चीज़ें आपकी कमी हो जाएंगी। एक डेटा ये बताता है कि इंडिया में 50% जो महिलाएँ हैं उनमें एनीमिया पाया जाता है, एनीमिया पाया जाता है यानी कि खून की कमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फोर्टिफाई इंडिया पोर्टल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, ट्राइफेड, नीति आयोग, या MO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर FSSAI। तो बताइए बेटा, इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो बेटा, fortifyindia.fssai.gov.in बेटा एक नेशनल पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमें उनके मानक पता चलते हैं कि क्या कितना मिला देना चाहिए, उद्योग कौन कौन से इसको यूज कर सकते हैं, उन उद्योगों की हमको सूची प्राप्त होती है। जागरूकता प्रणाली, कैसे लोगों को जागरूक करना है, ये सारी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। यह पोर्टल बेटा FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बेटा चलते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने, वर्ष पूछ रहा है आपसे, किस वर्ष भारत सरकार ने चावल को बेटा फोर्टिफाइड करके ICDS अभी ऊपर मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है, उसका नाम है ये, और मिड डे मील में शामिल करने की घोषणा की थी बेटा। तो इसको बताओ, ऊपर हम डिस्कस इसको कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बेटा इसका हो जाएगा सी। 15 अगस्त के दिन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोर्टिफाइड चावल को 2024 तक सभी योजनाओं में लागू करने की बात की थी, जैसे कि मिड डे मील की बात हो, ICDS की बात हो, या फिर आपका जो PDS सिस्टम होता है, उन सभी में जो चावल हैं फोर्टिफाइड चावल ही यूज किए जाएंगे, ऐसा बोला गया था, ठीक है बेटा। दिसंबर 2023 में सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि 60% राज्य फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। +F लोगो किसका प्रतीक है, बताइए। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, फंक्शनल फूड, फोर्टिफाइड फूड, या फास्ट फूड। इसको तो हम कई बार कर चुके हैं, आपको रट गया होगा ये। तो याद रखना, ये जो +F है बेटा, ये भी कैसे रंग का होता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। ये जो +F लोगो है बेटा, ये FSSAI द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ऐसे खाने जो फूड फोर्टिफाइड होते हैं। फूड फोर्टिफाइड खाने कौन से होते हैं, ऐसे खाने बेटा जिनके अंदर ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिनकी सामान्यतः लोगों को खाने में कमी होती है, जैसे कि फॉलिक एसिड मिला दिया, विटामिन B12 मिला दिया, आयरन मिला दिया। खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बेटा वो उससे बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व फोर्टिफिकेशन में दूध में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाता है, आयोडीन, विटामिन D, कैल्शियम, या विटामिन B12। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि भारत में दूध का फोर्टिफिकेशन विटामिन D और विटामिन A, ये दोनों से ही किया जाता है। विटामिन D की कमी से आपको पता होगा बेटा रिकेटस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में ऐसे छेद हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और विटामिन A आपको पता होगा बेटा, विटामिन A की वजह से आपको क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है बेटा,
ठीक है। इन दोनों को ही हम बचाने के लिए, इन दोनों से ही बचने के लिए जो है दूध में फोर्टिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि हम विटामिन डी और ए को ऐड कर देते हैं। सिंपल है बहुत ही। विटामिन डी जो है आप जानते हो ये फैट सॉल्यूबल होती है, ठीक है। ये सनलाइट एक्सपोजर से बनता है। कहते हैं ना कि धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा, वे याद रखना। लेकिन आजकल तो हम धूप में निकलते ही नहीं हैं, है ना, कहीं काले ना हो जाएं। इसी की वजह से ये भी डेटा है हमारे पास कि देश के 40% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अब सोचिए आप, ये तो ऐसा विटामिन है, इसके लिए आपको पैसे भी खर्च नहीं करने, आपको जाके खाने में ऐड भी नहीं करना, मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको धूप में सिर्फ बैठना है, आप वो भी नहीं कर पाते। आपसे और डिटेल में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि दूध के अंदर ये जो फोर्टिफिकेशन है किसकी वजह से होता है, तो याद रखेंगे ये FSSAI करता है। और इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था बेटा प्रोजेक्ट दूध संरक्षण, ठीक है। इसके तहत ही दूध को फोर्टिफाइड किया गया, उसमें बेटा विटामिन ए और डी को ऐड किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। 2023 में ईट राइट इंडिया मूवमेंट का किस वैश्विक मंच से मान्यता मिली थी? WHO, FAO, यूनेस्को या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम? बताइए। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, WHO मत लगा देना गलती से, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा इसको बेटा किया गया था। देखो बता देता हूँ आपको, ये जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टॉप 10 ग्लोबल फूड सिस्टम इनोवेशन में शामिल किया गया था इसको। भारत के खाद्य सुरक्षा और पोषण के सुधार प्रयासों को वैश्विक मान्यता मिलना दर्शाता है। अर्थात इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये जो खाने के उच्च स्तर को बढ़ाना, खाने के पोषण स्तर को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, उसके लिए जो सरकार काम कर रही है उनको वैश्विक मान्यता, अर्थात पूरी दुनिया कहती है कि हाँ भैया आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, ये इसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, ये आपको बताना है भारत में फोर्टिफाइड नमक यानी डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इसको कहते हैं, कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं? आयोडीन, कैल्शियम, आयन या आयोडीन, आयरन या आयोडीन, आयोडीन और फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन बी। बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, आयरन और आयोडीन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DFS डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, इसका मतलब क्या है बेटा? आयरन मिलाना है और आयोडीन मिलाना है। इससे इसकी कमी से गोइटर रोग, ठीक है, यानी घेंगा रोग हो जाता है। और मैंने आयरन की कमी से तो अभी पूरी कहानी बताई थी, इसकी कमी से बेटा एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम नमक में ये दोनों चीज़ें मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता एक्स्ट्रा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, कह रहा है ईट राइट मेला किस संस्था की पहल है? अभी हमने क्या देखा था, देखो हमने देखा ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसको किस वैश्विक मंच से मान्यता मिली? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF हमने पढ़ा बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहा है ईट राइट मेला किस संस्था की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फशाई, नीति आयोग या फिर बेटा इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन? बताइए। इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FSSAI, ठीक है। देखो बता देता हूँ, FSSAI के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका मेन एक मोटिव रहता है कि पब्लिक आउटरीच हो। पब्लिक आउटरीच का क्या मतलब है? पब्लिक के बीच में मैसेज जाए और वो आकर के इसको क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है। ये आपको अगर याद हो तो दिसंबर 2023 में ये दिल्ली, भोपाल और लखनऊ, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। थाली मॉडल क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है थाली मॉडल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, प्लेट के आकार को तय करना, स्वस्थ आहार के रंग और पोषण तत्व समझाना, जंक फूड का प्रचार करना, ये तो हो ही नहीं सकता, नाम से लग रहा है, नॉन वेजिटेरियन खाने को प्रोत्साहित करना। तो देख लेते हैं बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाने, स्वस्थ आहार के रंग और पोषण तत्वों को बेटा समझाना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस डाइट की बात करता है, बैलेंस डाइट की बात करता है, ठीक है। और यानी कुछ ऐसे चार्ट्स वगैरह बना के ये लोग दिखाते हैं, बताते हैं, जिससे कि लोग क्या है इसको समझें कि हम जो खाना खाते हैं उसमें थाली में क्या क्या होना चाहिए। कहता है जैसे 1/4 हिस्सा जो है दाल होनी चाहिए,
क्योंकि दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। कहता है कि 1/4 हिस्सा अनाज का होना चाहिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा दूध भी होना चाहिए, इसमें दही भी होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे करके हमको बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एफएसएसएआई द्वारा येलो बुक किस वर्ग को ध्यान में रख करके प्रकाशित की जाती है? बच्चों को, वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं या खिलाड़ियों के लिए? बताइए। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए। तो बेटा ये जो येलो बुक है इसको बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, बच्चों को ध्यान में रखकर इसको प्रकाशित किया जाता है एफएसएसएआई के द्वारा। क्या देखा जाता है? बच्चों को बेटा स्कूल में जो फूड मिलता है उसका जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए पोषण का। इसके अलावा वो स्वच्छता का भी वहाँ ध्यान रखा जाए। इसके लिए आपसे टारगेटेड अगर ऑडियंस पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? तो उसके लिए बेटा एक तो प्राइमरी हो जाएगा। प्राइमरी में आप जानते हैं 5 से 8 साल तक के बच्चे आते हैं, ठीक है बेटा। मिडिल वाले आ जाएंगे जिनमें 9 से 12 वर्ष तक के बच्चे। इसके अलावा हाई स्कूल की बात कर लेते हैं जहाँ बेटा 13 से 18 वर्ष तक के बच्चे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। ईट राइट स्कूल अभियान में शामिल बच्चों को क्या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? बताइए। ऑप्शन फूड वॉरियर, हेल्थ लीडर, ईट राइट चैम्पियन, फोर्टिफिकेशन एम्बेसडर। ये ऐसे सवाल है बेटा जो 100% पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब देखिए फिर से नाम आएगा आपका एफएसएसएआई, ठीक है। ये जो बेटा इसका एक इनिशिएटिव है जैसे कि ऐसे संस्थानों को मान्यता देना जहां स्वस्थ भोजन, खाने की सुरक्षा, स्वच्छता मानकों का पालन होता हो, जैसे कि आपके कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, है ना बेटा, ऑफिस कैंपस हो गए, ऑफिसेस हो गए, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए। तो इन सब जगहों को बेटा ये प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने फूड सिस्टम्स अप्रोच को भारत में लोकप्रिय करने के लिए एफएसएसएआई के साथ भागीदारी की है? तो बताएं, यूनिसेफ ने की है क्या, डब्ल्यूएचओ ने की है, एफएओ ने की है या फिर यूएनडीपी ने बेटा की है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, एफएओ। देखो बेटा सबसे पहले तो ये एफएओ क्या है? इसको बोलते हैं बेटा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रोम में इसका मुख्यालय है। अब देखो बेटा ये क्या करता है, हमको जैविक, इसको याद रखना, अच्छा सवाल है ये, जैविक भारत लोगो ये देता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है बेटा, ये जिस प्रोडक्ट को मिल जाएगा, यानी आपने कुछ भी लिया उस पर ये छपा हुआ है, तो इसका मतलब बेटा होता है, इसका मतलब बेटा होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से आया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा क्या होती है? जहाँ पे हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, यूरिया का यूज़ नहीं करते, मेनली बात है फर्टिलाइज़र का यूज हम नहीं करते हैं। यानी कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, इसको एफएसएसएआई ही प्रमाणित करता है। प्लस इसके अलावा APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पूरी तरह फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की शुरुआत की थी? बताइए। पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? बताएं। इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं पोषण माह। ये हर साल सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा, आपके वुमेन एंड चाइल्ड उनको न्यूट्रिशन देना, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना, यानी कि समुदायों का इसमें भागीदारी करना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वर्क प्लेस, SNF@वर्क प्लेस, इस पहल का उद्देश्य क्या है, किस चीज़ से संबंधित है? कारखानों में फूड इंस्पेक्शन करना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमंग एम्प्लॉयज़, लो कैलोरी स्नैक्स बेचने का प्रोत्साहन या खाने की कीमतें कम करना? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमंग एम्प्लॉयज़, है ना। ये क्या है बेटा, ये आपका एफएसएसएआई के द्वारा एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ईट राइट इंडिया, ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, है ना, ये सारी चीज़ें। मैंने आपको येलो बुक के बारे में बताया था, है ना, स्कूल्स के लिए।
और एक द पिंक बुक, ये भी याद रख लेना, ये वर्क प्लेस पे लोगों को दिया जाता है। मैंने टॉपिक 1 के जब MCQs कराए थे तब मैंने आपको लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे बोला था कि किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट में लिखना। तो बड़े कमाल की बात है, किसी ने नहीं लिखा। इसका मतलब या तो आपको पता नहीं है या फिर आप बताना नहीं चाहते हो, आप शर्मा रहे हो। कोई बात नहीं, इसका आंसर बेटा मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता यही आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, तो गलती नहीं करेंगे। तो देखो बेटा, क्या निम्न में से कौन सी वो टेक्निक है जिसमें थर्मल प्रोसेसिंग का उपयोग किए बिना भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है और साथ ही इसमें विटामिन का भी क्षय नहीं होता है। सबसे पहले तो ये देख लो, थर्मल प्रोसेसिंग क्या होती है, टेम्परेचर या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, जिससे उसका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है। कई ऐसे खाने रहते हैं बेटा जिनका विटामिन भी खत्म हो जाता है, फिर बाद में उनको मिलाया जाता है। ऑप्शन है बेटा पास्चराइजेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग HPP जिसको पढ़ाया था मैंने, ब्लांचिंग या स्टरलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग HPP। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी नॉन थर्मल खाने को बचाने की प्रिजर्वेशन की टेक्निक है जिसमें खाने को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रखा जाता है, यानी कि 300 से 600 MPa या फिर बेटा 43,500 से लेकर के 87,000 तक PSI में रखा जाता है। कुछ नहीं, ये इनकी यूनिट्स होती हैं, टेम्परेचर प्रेशर की यूनिट्स होते हैं ये, याद रखना बेटा। इसी को हम कोल्ड पास्चराइजेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें बेटा क्यों करते हैं इसको, इसमें विटामिन की क्षति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें तापमान को बढ़ाया नहीं जाता है, तो इसमें विटामिन C हो या विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो वो सुरक्षित रहते हैं। सेल्फ लाइफ बेटा इससे इसकी बढ़ जाती है, ये तो इसका अच्छा रीजन है ही है। और इसमें माइक्रोबियल लोड है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। बाकी बेटा पास्चराइजेशन में आपको बता चुका था, ब्लांचिंग बता चुका था मैं। बाकी बेटा मैं पास्चराइजेशन आपको ये बता चुका हूँ, ब्लांचिंग आपको बता चुका हूँ, स्टरलाइजेशन भी बता चुका हूँ। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, स्टरलाइजेशन में हाई टेम्परेचर में खाने को रखा जाता है, जैसे लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखा जाता है, ठीक है। इसको हम कैनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। इसमें लॉन्ग सेल्फ लाइफ तो मिलती है बेटा, लेकिन इससे न्यूट्रिशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए बाद में इसमें चाहे विटामिन हो या कुछ भी हो, चाहे विटामिन हो मिनरल्स हो, इनको हम इसमें ऐड करते हैं बाद में बेटा। बाकी जो HPP है इसको मैंने आपको बताया था, चाहे जूस हो या फिर रेडी टू ईट जो खाने हों उनमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। WHO के अनुसार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? का सबसे अच्छा तरीका तो ये है ऐसी चीज़ें हम खाएं जिनमें आयरन होता है अच्छा खासा, लेकिन वो पूछा है WHO के अनुसार, तो इसके लिए ऑप्शन टैबलेट्स, काढ़ा, फूड फोर्टिफिकेशन या सर्जिकल रेमेडीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आपको पता होगा भारत सरकार की एक योजना भी है एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, AMB। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट और फोर्टिफाइड चावल है ना, ये हम बांटते हैं, सरकार इसको बांटती है। आयरन डिफिशियंसी मैंने आपको बताया था, महिलाओं और बच्चों में, फीमेल में और चिल्ड्रंस में लगभग 50% पाई जाती है, ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है। और इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन है, ये तो करना ही है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, लोगों को बहुत महंगा ना लगे। अगर महंगा होगा तो वो ख़रीद नहीं पाएंगे, तो फिर ये सब चालू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। FSSAI द्वारा जारी डाइट फॉर लाइफ अभियान किस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, कैंसर का उपचार, फूड एलर्जीज, रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर ओबेसिटी प्रिवेंशन। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। जो डाइट फॉर लाइफ है ये एक राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर सरकार के द्वारा पहल है। इसमें क्या होता है बेटा, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते समय ही जो है IEM इससे पीड़ित रहते हैं। IEM क्या होता है बेटा, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसको हम कहते हैं। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे मैपल सिरप, ठीक है। किसी में यूरिन डिसीज़ हो सकती है ना। इसके अलावा इसमें होता है एक्सेट्रा। इसमें होता क्या है बेटा कि आपके अंदर या तो कहीं प्रोटीन नहीं बन रहा होगा या आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हैं उससे आपको मिनरल्स आपकी बॉडी को फंक्शन ही ना करें वो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डाइट फॉर लाइफ ये अभियान चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। फोर्टिफिकेशन के लिए FSSAI ने कौन सी मानक तकनीक अपनाने की सलाह दी है? ऑप्शन 1 बायो फोर्टिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर C माइक्रो एनकैप्सुलेशन या फिर GMO। बताइए इनमें से कौन सा होगा।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसके लिए सी। क्या है बता देता हूँ बेटा, ये ऐसी चीज़ है जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आपका खाना है, ठीक है, ये आपका खाना है। अब इसके अंदर बेटा न्यूट्रिशंस है नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आसानी से ईजिली अवेलेबल है, लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं, ये आसान है, सस्ता है और आसानी से मिल भी जाता है, तो इसमें हम न्यूट्रिशंस को ऐड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस खाने को लोग टेस्ट के लिए खाते हैं। अब इसमें न्यूट्रिशंस ऐड करने से क्या होगा बेटा कि ये जो खाना है ये कैसा हो जाएगा, इसका टेस्ट बदल जाएगा, इसका इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बेटा, ये माइक्रो एनकैप्सुलेशन, इसका हम प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एक फॉइल में, एक ऐसी फॉइल जो कि बॉडी में जाएगी तो वो घुल जाएगी आसानी से, जैसे कैप्सूल्स आपने खाए होंगे, है ना, उनको इसमें हम ऐड कर देते हैं, खाने में मिला देते हैं। इससे खाने का टेस्ट भी बना रहता है और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं। ये फोर्टिफिकेशन का ही एक तरीका है और ये FSSAI द्वारा इसको चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी योजना ईट राइट इंडिया से सीधे जुड़ी हुई नहीं है, बताएं। पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, एनीमिया मुक्त भारत या आयुष्मान भारत। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन, ठीक है। अब देखिए ईट राइट इंडिया से जुड़ी हुई प्रमुख योजनाओं के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका पोषण अभियान, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जो मदर है और जो चिल्ड्रन हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको पोषण देना, न्यूट्रिशंस देना, इसको लेकर के इसको शुरू किया है। एक है बेटा एनीमिया मुक्त भारत, और हम तीसरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आयुष्मान भारत, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया आयुष्मान भारत। ये तो क्या है आपका एक इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य योजना है ना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का आपका हेल्थ बीमा कवर रहता है, ये सब चीज़ें। बाकी बेटा जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें, जो कि इसका आंसर है, तो ये सीधा आपका ईट राइट इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मेन है आपको स्वच्छ जल देना, ठीक है, स्वच्छ जल आपको प्रोवाइड कराना। 19 पे चलते हैं। ईट राइट कैंपस, ईट राइट कैंपस को मान्यता मिलने के लिए कुल कितने बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, अब सोचिए आप कि अगर हम एक टॉपिक में इन सब चीज़ों को कवर करते कि ईट राइट कैंपस के कितने मूल्यांकन क्या है, ये सब चीज़ें इनको पढ़ते, तो आप बताइए एक टॉपिक ही कम से कम 5 घंटे आपके लेके जाता, और कोई इसकी गारंटी नहीं है कि आपको सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा डेटा आपको याद हो जाता, कोई ज़रूरी नहीं है इससे, ऐसी बात। इसीलिए हमने क्या किया, हमने बेसिक्स को समझ लिया और उसके बाद हम क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, आपको उनके आसपास की डिटेल्स भी आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से बेसिक्स पढ़ने के बाद अगर आपने MCQ प्रैक्टिस को अच्छे से कर लिया, देखो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे बिंदु हैं बेटा मिलके, है ना, एक बड़ी इमारत बना देते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ते जाइए, धीरे ये आप देखेंगे कि आपका पूरा सिलेबस भी पूरा हो गया और आपके MCQ प्रैक्टिस के माध्यम से टॉपिक्स पे आपकी अच्छी पकड़ भी हो गई है, ठीक है। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, 7। कौन कौन सा बता देता हूँ शॉर्ट में, बोलूँगा मैं पूरा लेकिन लिखूँगा शॉर्ट में। एक हो जाएगा बेटा फूड सेफ्टी मेजर्स, सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका हेल्दी फूड ऑप्शंस, थर्ड हो जाएगा आपका लोकल एंड सीजनल फूड, ठीक है बेटा। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा रिड्यूस्ड फूड वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा 3 और हैं, इनमें से एक है आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और है आपका हाइजीन प्रैक्टिसेस, इसके अलावा एक है न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं ईट राइट कैंपस के लिए। और आप याद रखना, अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि 2024 तक तमाम देश के ऐसे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी गवर्नमेंट कार्यालय हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, है ना, और कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा APKPS प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, बताइए। मछली पालन से है क्या, मछली पालन, पौधों के संरक्षण से, किसान को पोषण की जानकारी देना, या फिर अर्बन एग्रीकल्चर से, तो बताइए। इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों को पोषण की जानकारी देना। एक इंस्टीट्यूट है बेटा ICRISAT, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। आई से आपका इंटरनेशनल है, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक संस्था है बेटा, इसके द्वारा ये APKPS इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है बेटा, एम देख लेते हैं। इसके द्वारा ये होता है किसानों को मोबाइल और SMS के माध्यम से, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको SMS या फिर कॉल के द्वारा कृषि संबंधी
सलाह देना। ठीक है।